हेलो दोस्तों, भाई आज हम देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट्स लॉ। जहाँ भी ये साइंटिस्ट का नाम आ जाता है ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने साइंस फिजिक्स में। ठीक है, तो भाई समझते हैं। हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ, कि अगर गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कितना वो सॉल्युबल होगी, ये पता लगाने के लिए हमारी हेल्प करता है हेनरी लॉ। ऐसे ही जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो पता लगाने में हेल्प करता है हमारी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बिल्कुल एक तरीके से हेनरी लॉ का दूर का भाई है, बिल्कुल वैसे की वैसी रिलेशन आएगी। देखो, सबसे पहली बात हम यहाँ पे सपोज करो मैंने ये एक बीकर ले लिया, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया किच 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 लिक्विड 1। ठीक है, ये पहला लिक्विड है। अब इसके अंदर मैं दूसरा लिक्विड डाल रहा हूँ, ये हो गया अपना लिक्विड 2। अब सबसे पहली खास बात, राउल्ट्स लॉ में जो हम लिक्विड्स की बात करते हैं वो, या अभी लिखते नहीं है अपन, अभी बस समझते हैं। वो दोनों लिक्विड, जिन दो लिक्विड, हमेशा दो की बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, बस इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स की हम बात करते ही नहीं हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो दोनों लिक्विड होंगे वो होंगे वोलेटाइल लिक्विड। सबसे पहली बात जो हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, पैक्ड है ये, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इसमें जो ये दोनों लिक्विड है ना, ये दोनों ही वोलेटाइल होने चाहिए, ये कंडीशन है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि ईजिली बॉयल हो जाए, जो कि ईजिली बॉयल हो जाए, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। जो कि ईजिली लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल के लिए बात नहीं कर रहे हैं अपन, किन के लिए बात कर रहे हैं? वोलेटाइल, जो कि ईजिली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भाई जैसे ही हमने इन्हें डिसॉल्व करा तो हमें ये बात पता है कि सिंस ये वोलेटाइल लिक्विड है तो कुछ कुछ इनका पार्ट गैसियस फॉर्म में भी होगा, कुछ कुछ ये वेपराइज भी होंगे। तो ये लिक्विड 1 की कुछ कुछ वेपर्स ऊपर आ गई, ऐसे ही लिक्विड 2 की भी कुछ कुछ वेपर्स ऊपर आ जाएंगी, हाँ या ना? क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों इजीली वेपराइज भी हो जाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में। तो कुछ कुछ पार्ट वो लिक्विड स्टेट में होंगे और कुछ कुछ पार्ट वो ऊपर गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में भी होंगे। तो इनकी जो इस लिक्विड की जो ये वेपर बनी है, ये जो इस लिक्विड पे प्रेशर लगा रही है, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं पता हो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं तो समझ में ही नहीं आएगा, फिर रटने बैठोगे मज़ा नहीं आएगा। एक एक टर्म अगर हमारी क्लियर रहेगी ना तो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। तो देखो क्या हुआ, वापस से कहानी समझो। हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए? वोलेटाइल, जो कि ईजिली बॉयल हो सके, जो कि ईजिली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो जब हमने दोनों को मिक्स किया तो सर उनका कुछ पार्ट गैसियस फेज में या वेपर फेज में भी चला गया। अब ये वेपर फेज में भी है और लिक्विड फेज में भी है कुछ कुछ। तो ऊपर से जो ये वेपर्स, इनकी जो वेपर्स इस पर प्रेशर लगा रही है, क्योंकि गैस प्रेशर लगाती ही है, ये हमने हेनरी लॉ में भी देखा था। तो ये जो वेपर प्रेशर लगा रही है इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। गैस के केस में हम केवल प्रेशर बोल रहे थे क्योंकि गैस तो प्रेशर ही लगाती है, लेकिन यहाँ पे कौन लगा रही है? वेपर, उस लिक्विड की वेपर वो प्रेशर लगा रही है, इसलिए उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, तो सर वेपर प्रेशर तो दोनों लगा रही है, तो अगर मैं बात करूँ कि लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर, तो उसे हम बोलेंगे, अगर मैं बात करूँ लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। वेपर प्रेशर का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर, 1 का भी और 2 का भी। अगर हम केवल लिक्विड 2 के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। ऐसे ही 1 वाले के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो पार्शियल बोलना बहुत जरूरी है। पार्शियल का मतलब यही होगा कि हम केवल एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं।
तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। समझ में आई बात? ये सारी टर्म्स क्लियर हुई। अब समझते हैं राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ ने वही बात बोली जो हेनरी लॉ ने बोली थी गैसियस फेज के लिए। राउल्स लॉ ने बस उस बात को घुमा दिया, घुमाया भी नहीं, सेम चीज़ बस लिक्विड इन लिक्विड के लिए बोल रहा है। राउल्स लॉ ने बोला कि भैया हेनरी भैया ने गैस इन लिक्विड लिया था, कोई बात नहीं, तुम ले लो लिक्विड इन लिक्विड, और कंडीशन क्या है कि दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल, यानी कि वो वेपर फेज में आ ही जाएंगे। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ये पता लगाना चाहते हो कि इसके अंदर ये कितना सोल्यूबल है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी, सपोज मैं ये बोलूँ कि 2 की सोल्यूबिलिटी, तो 2 की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, x2, उसका मोल फ्रैक्शन, जैसे हेनरी लॉ में था x मोल फ्रैक्शन, ठीक है, उसी से तो सोल्यूबिलिटी देखते थे। तो उसने बोला कि भाई 2 की जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी 2 का जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो 2 का रहेगा, लिक्विड 2 का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतनी ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी, जितना ज़्यादा 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी रहेगी लिक्विड में। और इसी चीज़ को सिंस हेनरी ने भी उल्टा करके बोला था कि भाई x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 की जगह ऐसे बोलते हो कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, उसे ऐसे लिखते हैं P2 नॉट, P2 ये है P2 नॉट x2, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। और हेनरी लॉ क्या था, P इज इक्वल टू KHX। यहाँ पे 2 लिक्विड है भाई, तो उसने बोला कि अच्छा दूसरे की सोल्यूबिलिटी ये है, तो पहले में भी सेम कहानी कि पहले की सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका वेपर प्रेशर ऑफ पहला, तो इसको ऐसे लिख दो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। वही बात, बस अब की बार हमारे जो सोल्यूट सॉल्वेंट थे वो दोनों क्या हो गए, वोलेटाइल लिक्विड हो गए। अगर दोनों वोलेटाइल लिक्विड है तो दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन के, और यही है राउल्स लॉ। कहानी समझ में आई? ठीक है, कहानी समझ में है। अब मैं राउल्स लॉ लिखूंगा, अब हम सारी बातें फेयरली देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राउल्स लॉ बोलता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, कैसे सॉल्यूशन में, वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन, एरे गैरे लिक्विड नहीं, वोलेटाइल लिक्विड होने चाहिए। पार्शियल वेपर प्रेशर of each component is directly proportional, पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके मोल फ्रैक्शन के, टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये हो गया राउल्स लॉ। तो कोई पूछे कि भाई स्ट्रेट राउल्स लॉ, तो ये हो गया ख़त्म कि भाई इन ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। समझ में आई? इतना लिखो, राउल्स लॉ लिखो भाई, और ये फोटो बनाओ इधर, ठीक है, और ये बात भी लिखी लो कि लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब चाहो तो लिख लो एक कोने में, ठीक है, जो कि इजीली वेपर फेज में या गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की। तो हम बोलेंगे, एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसिडर
अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स 1 and 2 एज शोन। ये जैसे डायग्राम में दिखा रखा है वैसे दो वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक वाले, ये है वेपर्स ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 1 की वेपर्स है। रेड क्या है, रेड है वेपर्स ऑफ लिक्विड 2, ठीक है। ये बात हो गई। When we take this solution in a closed vessel, जब हम इस सॉल्यूशन को काय में लेंगे क्लोज्ड वेसल में, देन बोथ कंपोनेंट वेपराइज, दोनों कंपोनेंट सिंस वोलेटाइल है तो वेपराइज तो होंगे, थोड़ा बहुत होंगे, ज़्यादा होंगे, वो उनकी वोलेटाइलिटी भी, ज़्यादा वोलेटाइल है तो ज़्यादा वेपराइज होगा, कम वोलेटाइल है तो कम वेपराइज होगा। समझ में आई बात। तो बोथ कंपोनेंट वेपराइज, वेपराइज मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही वेपराइज हो जाएगा, कुछ पार्ट उसका वेपराइज होगा। एंड एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड between liquid phase and vapor phase। इसका मतलब क्या है कि सर वो वेपराइज होगा तो वेपराइज हो रहा है एक टाइम पे आके बस खत्म, अब इससे ज़्यादा वेपराइज नहीं होगा, तो वो इक्विलिब्रियम आ गया। जब हमने दोनों को मिक्स करा है क्लोज कंटेनर में तो दोनों के कंपोनेंट वेपराइज होंगे एक टाइम तक, और उसके बाद फिर रुक जाएंगे कि भाई इससे ज़्यादा वेपराइज नहीं होंगे, हम इतने वेपर्स में रहेंगे, इतने लिक्विड फेज में रहेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, इसके नीचे का विजिबल है क्या तुम्हें? तो अब हम कुछ नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं कि जिनको हम इस वर्ड से दिखाएंगे, जैसे पी टोटल। पी टोटल क्या है? पी टोटल का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर अबोव द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर क्या है? पी टोटल। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 अबोव द सॉल्यूशन। लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर है वो P1 से दिखाएंगे। P2 क्या है? P2 है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 अबोव द सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करो ये, फिर मैं रब करता हूँ ऊपर का। नोट्स ज़रूर बनाने हैं भाई, नोट्स नहीं तो कुछ भी नहीं। x1 क्या है? x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन द सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। देखो मैंने कहा था ना ये चीज़ें बहुत हैंडी हो गई, अब जैसे मोल फ्रैक्शन नहीं आता उसके साथ चक्कर पड़ेगा, तो अभी भी टाइम है अपनी मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो जो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 2 में मोल फ्रैक्शन समझा रखा है, उसे जाके देख लो। ठीक है, x2 क्या है? x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वो यूज़ होते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो अगर तुम्हें वो नहीं आते तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कमज़ोर रह जाएगा, इसलिए उन टॉपिक्स को करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उन्हीं में से एक है ये कंसंट्रेशन वाला, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। तो इतने सारे नाम रख दिए भाई। पी टोटल मतलब टोटल वेपर प्रेशर। P1 अरे कोई बड़ी चीज़ है क्या है? P1 क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। P2 क्या है? सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लिक्विड। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिक्विड। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का, अच्छा पार्शियल तो लगाया ही नहीं भाई अपन ने, पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा ना बच्चों,
पार्शियल, किसी भी एक की बात करते हैं, किसी भी एक कंपोनेंट की बात करते हैं तो पार्शियल जरूर आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा और उसको हमने दिखाया P1 नोट से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये P1 नोट क्या है। यहाँ पे P1 नोट एक कांस्टेंट है बिल्कुल, लेकिन P1 नोट की वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी? तो राउस ने इस चीज़ का इलाज भी दे दिया हमें। उसने बोला कि भाई अगर तुम उतना ही लिक्विड 1 अकेला रखते हो, अकेला, बात समझ में आई? यहाँ दोनों साथ में थे, 1 और 2 दोनों साथ में थे, लेकिन उतना ही लिक्विड 1 केवल अकेला रखते हो तो उस टाइम भी ये कुछ ना कुछ वेपर फेज में जाएगा। कि हाँ सर जाएगा, तो वेपर फेज में जाएगा तो ये वेपर प्रेशर लगाएगी। तो इस टाइम जो वेपर प्रेशर लगेगा जब वो प्योर लिक्विड फॉर्म में है, उसके साथ कोई मिक्सचर नहीं कराया, कोई गंदगी नहीं मिलाई है अपन ने, प्योर लिक्विड 1 की फॉर्म में है, तब जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो है P1 नोट। समझ में आई बात? P1 नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। प्योर का मतलब क्या है? जब हमने उसे अकेला रखा, जब वो अकेला हो वेसल में, तब जो वेपर प्रेशर आएगा वो है P1 नोट। और एक और बात काम की देख लो यहीं से कि P1 नोट हमेशा P1 से बड़ा होगा। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो किसी चीज़ को 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे छोटी ही तो आएगी। तो P1 नोट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू P1, हमेशा बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब x1 1 हो जाए, जब वो केवल यही हो। बात समझ में आई या नहीं आई? P1 नोट क्या है? सर जब अपन ने एकदम प्योर लिक्विड लिया है, उसमें कोई दूसरा लिक्विड नहीं मिलाया, तब जो उसका वेपर प्रेशर है वो है P1 नोट। समझ में आई बात? सर ये क्या काम में आएगा? न्यूमेरिकल में काम में आता है। वो ऐसे थोड़ा ना देगा P1 नोट इज इक्वल टू इतना, वो तो ऐसे बोलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इतना। तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि P1 क्या है, P1 नोट क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, P1 नोट क्या है? जब हमने उस प्योर लिक्विड को ले लिया, उसका जो वेपर प्रेशर आया है वो है P1 नोट। नोट कर लो। और इस चीज़ को भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों, कि प्योर लिक्विड के टाइम पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है और जब हमने मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इस चीज़ का भी रीज़न हम देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम अगर सेकंड लिक्विड की बात करें तो सेम भाई, P2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल आएगा, तो P2 नोट x2। यहाँ पे P2 नोट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। P2 नोट क्या है? P2 नोट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्योर लिक्विड 2, ठीक है। जब इसे हमने प्योर फॉर्म में रखा है तब जो वेपर प्रेशर आएगा वो है P2 नोट। तो ये हो गया P1, ये हो गया P2। और कुछ? हाँ चलो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे का कितना विजिबल है? चलो अभी तो 2-3 लाइनें और लिख सकते हैं अपन। इतना नोट कर लो प्यारे बच्चों। सर 12th में आ गए हैं, प्यारे बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं। यही तो दुविधा है, हमारी एज ऐसी है जब हम ना बच्चे रहे ना बड़े हुए। हाँ भाई हो गया। अब देखो, अगर मैं बात करूं P टोटल की, तो P टोटल क्या होगा? सर इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, वही तो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, तो वो लिख दिया हमने P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू क्या है? P1 नोट x1। P2 की वैल्यू क्या है? P2 नोट x2। तो रख देते हैं, तो P टोटल कितना हो जाएगा? P1 नोट x1 प्लस
P2 नोट x2, ठीक है। अब मैं ऊपर का मिटाऊंगा। इसे भी ऊपर ही लिख देते हैं यार, नीचे नीचे अच्छा नहीं लगेगा वो अकेला अकेला। तो भाई P टोटल इज इक्वल टू P1 का प्रेशर प्लस P2 का प्रेशर, वही तो टोटल प्रेशर होगा। तो P1 की वैल्यू क्या है, P1 नोट x1, P2 की वैल्यू क्या है, P2 नोट x2। तो ये आ गया अपना P टोटल। एक तो ये फार्मूला हो गया, और इसमें छेड़खानियाँ कर करके 10 फार्मूले और बना दिए। 10 बनाए क्या सर? नहीं, 2 और बनाए। 2 कैसे बनाए? देखो, हमें ये बात पता है, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि सर x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो जाता है, हाँ या ना। अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन प्लस करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। कैसे आता है? देखो, x1 क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। x2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो n1 प्लस n2 आ गया अपना LCM, ये हो गया n1 प्लस n2, ये आ गया अपना 1। समझ में आई बात? तो x1 प्लस x2 हमेशा 1 होता है, ये हमें पता है कि भाई मोल फ्रैक्शन की ये कहानी है कि x1 प्लस x2 1 हो जाता है। अगर x1 प्लस x2 1 हो जाता है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x1। इस x1 को इधर भेज दिया तो x2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x1। तो x2 की जगह लिख देते हैं 1 माइनस x1। यही था फॉर्मूला। तो बाकी आगे तो ये फालतू खेल कर रहे हैं क्योंकि हमें करवा रखे हैं खेल, और अभी ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा इसलिए, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नोट x1 प्लस P2 नोट 1 माइनस x1। तो ये हो गया P टोटल। अब सजावट का काम कर देते हैं। ये हो गया P1 नोट x1 प्लस P2 नोट अकेला रह गया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस P2 नोट x1। सर P2 नोट को आगे ले लेते हैं, प्लस ये हो गया अपना P1 नोट x1 माइनस P2 नोट x1। तो P टोटल हो जाएगा सर P2 नोट प्लस x1 कॉमन ले लेते हैं, P1 नोट माइनस P2 नोट। तो अगर केवल x1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है टोटल प्रेशर को तो भी हम कर सकते हैं, x1 x2 दोनों की फॉर्म में करना है तो भी हम कर सकते हैं। केवल x2 की फॉर्म में करना है तो क्या करोगे सर, x1 की जगह लिख देंगे 1 माइनस x2। x1 को हटा के x2 तो लाना है, तो x1 की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस x2। फिर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। तो वो भी दिखा दूंगा मैं अभी। देखो, तो ये आ गया अपना x1 की फॉर्म में। तो अगर कोई हमसे बोले कि भैया ज़रा हमका ग्राफ बना के दिखाओ P1 P टोटल नहीं, P1 वर्सेस x1 में, तो हम बोलेंगे उसको कि भैया P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1 होता है। तो y एक्सिस पे हम P1 ले रहे हैं, x एक्सिस पे x1 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू mx। अरे बाबा, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि 0,0 से पास हो रही है। 0,0 क्या यहाँ पे c आ रहा है? c नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी? 0,0 से। तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ता जाएगा। क्या सर वो बढ़ता जाएगा? नहीं रे, कहाँ तक बढ़ेगा? x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? x1 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, मिनिमम 0। तो यहीं तक का ग्राफ रहेगा अपना। ये बन गया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन जो कि 0,0 से पास होगी। तो सर जब x1 की वैल्यू 1 हो गई तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P1 की वैल्यू हो जाएगी P1 नॉट। समझ में आई क्या बात? अरे भाई बात समझ में आई क्या? P1 वर्सेस x1 बना लिया अपन ने, ठीक है। ड्रॉ कर लो। चलो, अब ऐसे ही P2 वर्सेस x2 अगर अपन बनाएं तो मुझे एक बात बताओ। अब देखो ग्राफ P2 वर्सेस x2, सर P2 वर्सेस x2 बनाओगे, P2 वर्सेस x2, तो वही P2 इज इक्वल टू P2 नोट x2। तो सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, 0,0 से पास करता हुआ। x2 इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी भाई?
सर वैल्यू हो जाएगी P2 नोट। x2 अगर 1 हो गया तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 नोट। सेम ग्राफ बनेगा। लेकिन अब हमारे एनसीईआरटी में क्या किया है, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया है। क्या दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि भैया जब ग्राफ एक ही पेपर पे बन सकता है तो उसके लिए 2 पेपर काहे बिगाड़े जाएं। हाँ, एक ही पेपर पे देखो, अगर हम P1 को बनाते हैं तो P1 को हम बनाएंगे सर यहाँ 0 से चालू होगा और ये रहा अपना x1। तो यहाँ पे जब x1 की वैल्यू कितनी हो गई, x1 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ x1 की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे अपनी ये वैल्यू आ गई कितनी है, P1 नोट। अब उन्होंने बोला कि भैया x1 जब 1 होगा तो x2 0 होगा, x1 जब 1 होगा तो x2 0 है। ये कैसे बोल दिया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो x1 अगर मैंने 1 कर दिया तो x2 कितना होगा, 0। यानी कि जब x1 1 है तो x2 है 0, और जब x1 0 है तो x2 कितना है, 1। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, इसी ग्राफ पे P2 का भी बना दो। तो जब x2 0 है तो P2 क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P2 नोट x2। भाई x2 0 हो गया तो P2 भी 0, तो P2 का ग्राफ कैसा बनेगा, सर इधर से आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे x2 0 है और यहाँ पे x2 1 है, तो ऐसी ग्राफ आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या होगी जब x2 1 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी P2 नोट। हम ये मान के चल रहे हैं कि P2 नोट छोटा है P1 नोट से। अगर P2 नोट बड़ा होता तो ये ग्राफ ऊपर निकल जाता। समझ में आई, हमने ये मान लिया कि लेट P2 नोट इज छोटू देन P1 नोट। ठीक है सर, ये सब भी काम की चीज़ है क्या सर, ये क्या है, हाँ है, ये पूछा जाता है ग्राफ। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वापस से समझो। ये सिंपल ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि जब x1 1 है तब x2 0 है, और जब x1 0 है तब x2 1 है। यानी कि अगर मैं बोलूँ इस तरफ x1 बढ़ रहा है तो x2 इस तरफ बढ़ रहा है, तो P2 वर्सेस x2 का ग्राफ बना देंगे ना। सर यहाँ पे 0 है x2, तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हर बार इधर बढ़ता है, इस बार इधर बढ़ रहा है, तो ये वाला ग्राफ बन गया P2 का। अब हम बात करें P टोटल की, ये काय का ग्राफ था, सर ये था P1 का। ठीक है, और ये काय का ग्राफ था, ये था P2 का। अब हम बात करें P टोटल की, तो देखो जब P टोटल y पे लेंगे इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट प्लस इसे हम x पे लेंगे तो x इंटू सम कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सर बना के देखते हैं। जब देखो जब x1 0 है, 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए, तो जब x1 0 है तो P टोटल कितना हो जाएगा, सर P टोटल हो जाएगा P2 नोट प्लस x1 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0, तो P टोटल हो गया P2 नोट। यानी कि x1 0 पे y कितना होना चाहिए, P2 नोट, x1 0 पे y होना चाहिए P2 नोट। यानी कि ये हो गया अपना एक पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन का। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जब x1 1 हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे, तो P टोटल कितना हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा P2 नोट प्लस x1 की वैल्यू 1 हो गई तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का ये आएगा P1 नोट माइनस P2 नोट। तो P2 नोट से P2 नोट जा रहा है, P टोटल आ रहा है P1 नोट। यानी कि सर जब x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, P1 आएगा। तो ये 2 पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन, ये होगा P टोटल का ग्राफ, ये होगा P टोटल का ग्राफ। अब मैंने तुम्हें बता दिया ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें सीधे याद रखना है, हालांकि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। और अब याद रखना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इधर x1 बना दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे वो उसका मैक्सिमम था, वहाँ से इधर एक स्ट्रेट लाइन, अब इन दोनों को जोड़ दो, वो हो गया P टोटल। इधर से एक स्ट्रेट लाइन, इधर से एक स्ट्रेट लाइन, दोनों को जोड़ दिया P टोटल। समझ में आई बात। ये कैसे बना वो मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया। ठीक है, कि P1 का ग्राफ कैसे बना, P2 का कैसे बना और P टोटल का कैसे बना, नोट कर लो। हालांकि न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हम इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, P1 तुम निकाल लो, P2 निकाल लो और P1 प्लस P2 से P टोटल आ जाएगा और किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका स्लोप पूछ लेते हैं कि भाई इसका स्लोप कितना होगा। देखो y इज इक्वल टू c प्लस एक्स एम, तो ये स्लोप होगा P1 नोट माइनस P2 नोट। हालांकि उसे हम देख लेंगे बाद में, अभी के लिए क्या याद रखना है, इस ग्राफ को बना लेना। ठीक है ना,
और यहाँ हमने ये अज्यूम किया है कि P2 नोट छोटा है P1 नोट से। अगर P2 नोट बड़ा होता तो ये ग्राफ ऊपर चला जाता, बस यही बात होती। समझ में आई बात? ठीक है, अब आज के लेक्चर से क्या बात घर पे लेके जानी है वो सुनो। पहली बात, राउल्ट्स लॉ बात करता है लिक्विड इन लिक्विड की, और दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए? वोलेटाइल। उसने बोला कि पहले लिक्विड का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नोट x2। P1 नोट क्या है? जब प्योर लिक्विड को रखेंगे तब उसका जो वेपर प्रेशर है वो है P1 नोट। P1 नोट हमेशा बड़ा होगा P1 से, ऐसे ही P2 नोट हमेशा बड़ा होगा P2 से। और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, तो P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। अब बस x2 की जगह 1 माइनस x1 करा, x2 की जगह 1 माइनस x1 करा, तो ये आ गया। सॉल्व करते गए तो ये आ गया। ऐसे ही अगर तुम्हें उसे x1 की जगह x2 में दिखाना है तो x1 की जगह लिख देना 1 माइनस x2, तो वो x2 की फॉर्म में आ जाएगा। वो भी करके दिखा देता हूँ मैं एक बार जाने से पहले, ठीक है। ये हो गया। ग्राफ तो यही रहेगा, ग्राफ नहीं बदलेगा, ठीक है। कोई बोले कि भाई x2 के टर्म्स में दिखाओ P टोटल को, तो P टोटल को x2 के टर्म्स में दिखाने के लिए क्या करेंगे सर? x1 की जगह लिख देंगे 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2, तो ये हो गया P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2, हो गया काम खत्म। तो P टोटल आ गया अपना P1 नोट प्लस P2 नोट x2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? P2 नोट माइनस P1 नोट। समझ में आई बात? तो ये आ गया अपना x2 की फॉर्म में, ये x2 की फॉर्म में ग्राफ आ गया। क्लियर है बात? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाय।